जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? भाप के इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तरक्की। हाँ, एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर किसी देश के लिए इसी क्रांति का मतलब विकास नहीं बल्कि विनाश रहा हो? ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि एक तरफ जहां ब्रिटेन में नई तकनीक से एक नया जमाना आ रहा था, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में उसी की एक कॉलोनी पर इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ रहा था। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे देश के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी वे औद्योगिकरण की वजह बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरू करने के लिए हमें उस दुनिया को समझना होगा जो इस क्रांति से पहले थी। स्रोतों में इसे प्रोटो इंडस्ट्रियल कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है। आसान भाषा में ये वो दुनिया थी जहां जिंदगी का रिमोट कंट्रोल गांव के हाथ में था। गांव के हाथ में मतलब अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी। लोग उतना ही उगाते थे जितनी जरूरत होती थी और थोड़ा बहुत स्थानीय बाजार में बेच देते थे। और जो चीजें बनती थीं जैसे कपड़े, औजार, वो सब घरों में हाथ से बनती थीं। इसी को हम कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। सामाजिक ढांचा भी बहुत सरल था। आपकी हैसियत आपके जन्म से तय होती थी और परिवार सबसे बड़ी यूनिट थी। वो जाहिर है सत्ता जमींदारों और राजाओं के हाथ में थी। बिल्कुल। जिसके पास जितनी जमीन वो उतना ताकतवर। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति और उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। हर लेवल पर, है ना? हर एक लेवल पर। आर्थिक तौर पर घरों में होने वाला छोटा मोटा उत्पादन अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लगा। मास प्रोडक्शन। और व्यापार अब गांव के मेले तक सीमित नहीं रहा, वो ग्लोबल हो गया। और इससे आप देखिए पावर का सेंटर ही बदल गया। कैसे? पहले ताकत उनके हाथ में थी जिनके पास जमीनें थीं। अब ताकत उनके हाथ में आ गई जिनके पास पैसा था, फैक्ट्रियां थीं। यही वो नया कैपिटलिस्ट क्लास था। अच्छा, जिसे बुर्जुआजी भी कहते हैं। हाँ, समझिए पुराने राजा महाराजा की जगह अब फैक्ट्री के मालिक नए राजा बन रहे थे। और इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वो लोग कहाँ से आए? गांव से। काम की तलाश में लाखों लोग शहरों की तरफ भागे। इससे शहर बड़े होने लगे और एक नए वर्ग का जन्म हुआ, मजदूर वर्ग, जिसे प्रोलिटेरिएट्स कहा गया। और तकनीक तो पूरी तरह बदल ही गई। पूरी तरह। हाथ के औजारों की जगह भाप के इंजन और भारी मशीनों ने ले ली। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं था। ब्रिटेन के लिए ये तरक्की का रॉकेट था, पर भारत के लिए इसकी कहानी कुछ और ही थी। और यहीं से ये कहानी एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। हमारे स्रोत एक कमाल की बात बताते हैं कि सदियों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था। सबसे बड़ा? मतलब हमारे यहाँ बने सूती कपड़ों की पूरी दुनिया में धूम थी। क्वालिटी में हमारा कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ब्रिटिश औद्योगिकरण ने इस पूरी कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया। और कमाल की बात यह है, और हमारे स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं, कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुनते हैं तो हमें तरक्की की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन भारत के लिए यही क्रांति असल में एक रिवर्स रेवोल्यूशन थी। रिवर्स रेवोल्यूशन? हाँ, जहां ब्रिटेन की फैक्ट्रियां बन रही थीं, वहीं भारत के घरेलू कारखाने और करघे उजड़ रहे थे। इसी को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये कि ब्रिटेन की तरक्की सीधे सीधे भारत की बर्बादी पर टिकी थी, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था। नहीं, ये जानबूझकर किया गया था। भारत को एक तैयार माल बनाने वाले देश से सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाले देश में बदल दिया गया। विडंबना देखिए। बिल्कुल। भारत के खेतों में उगी कपास जहाजों में भरकर मैनचेस्टर जाती थी। वहां के मिलों में उससे कपड़ा बनता था और फिर वही कपड़ा जहाजों में भरकर वापस भारत के बाजारों में बिकने आता था। जो देश दुनिया को कपड़े पहनाता था वो अब खुद ब्रिटेन की मिलों के बने कपड़े खरीदने पर मजबूर था। यही तो हुआ। पर ये हुआ कैसे? मतलब भारतीय बुनकर तो सदियों से बेहतरीन काम कर रहे थे। उनकी कला का मुकाबला मशीनें कैसे कर पाईं? जरूर इसमें सिर्फ बाजार का हाथ नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ बाजार का खेल नहीं था। स्रोतों के हिसाब से ये एक सोचा समझा 3 तरफा हमला था। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो सबसे पहले आर्थिक हमले की बात करते हैं।
हाँ, इसका पहला निशाना थे भारत के कारीगर, खासकर बुनकर। लेकिन भारतीय कपड़े की क्वालिटी तो बेहतर थी, फिर भी वो बाजार में टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि ये लड़ाई क्वालिटी की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी कीमत की। अच्छा, कीमत की। मैनचेस्टर की मिलों में मशीनों से कपड़ा बनता था। एक मशीन हजारों मजदूरों का काम कर देती थी। नतीजा, उनका कपड़ा बहुत सस्ता होता था। और उन्होंने उस सस्ते कपड़े से भारतीय बाजार भर दिए। बिल्कुल, हमारा बेहतरीन हाथ से बना कपड़ा उस कीमत का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। धीरे धीरे लोगों ने सस्ता माल खरीदना शुरू कर दिया और हमारे बुनकरों के करगे शांत पड़ने लगे। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा आर्थिक हमला क्या था? दूसरा हमला था भारत की जमीन पर। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था। कपास, नील, अफीम, कैश क्रॉप्स। हाँ, नकदी फसलें। तो भारतीय किसानों पर दबाव डाला गया कि वे चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलें छोड़कर ये फसलें उगाएं। एक तरह से भारत के खेतों को ब्रिटेन की फैक्ट्रियों का फ्यूल टैंक बना दिया गया। अविश्वसनीय। मतलब हमारे किसान अपने लिए अनाज नहीं बल्कि मैनचेस्टर की मिलों के लिए कपास उगाने पर मजबूर थे। और तीसरा और सबसे बड़ा आर्थिक वार था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। भारत से जो भी टैक्स, लगान या व्यापार से मुनाफा होता था वो भारत में वापस इन्वेस्ट नहीं होता था, उसे सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और उसी पैसे से ब्रिटेन में विकास हो रहा था। सड़कें बन रही थीं, रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, उनकी सेना का खर्च चल रहा था, यहाँ तक कि भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए जो जंगें लड़ी जाती थीं उनका खर्च भी भारत का ही पैसे से दिया जाता था। रुकिए, ये तो एक परफेक्ट लूप है शोषण का। हमारे ही पैसे से हमें ही गुलाम बनाए रखने का सिस्टम। यही तो था। लेकिन ये सब नीतियां सिर्फ कागज पर तो नहीं बन सकती थी। इन्हें जमीन पर लागू करने के लिए तो जबरदस्त राजनीतिक ताकत चाहिए होगी। हाँ, जाहिर है। और यहीं पर कहानी का दूसरा एंगल यानी राजनीतिक प्रभाव सामने आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसने आते ही सबसे पहले भारतीय व्यापारियों और दलालों के नेटवर्क को खत्म किया ताकि व्यापार पर उसका पूरा एकाधिकार हो जाए। लेकिन एक सवाल है, कंपनी के मुट्ठीभर अंग्रेज अक्सर लाखों बुनकरों और किसानों को कैसे कंट्रोल कर सकते थे जो पूरे देश में फैले हुए थे? बेहतरीन सवाल। वो सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। कैसा सिस्टम? उन्होंने भारतीय एजेंट रखे जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। ये कंपनी के वेतन पर काम करने वाले एजेंट थे। इनका काम था गांवों में जाना, बुनकरों को एडवांस पैसा देना जिसे पेशगी कहते हैं। अच्छा, पेशगी। और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कि वे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए माल बनाएंगे। तो एक तरह से बुनकर बंधुआ मजदूर बन गए। बिल्कुल, एक बार एडवांस ले लिया तो आप फंस गए। गुमाश्ता ये भी तय करता था कि माल की कीमत क्या होगी, और जाहिर है वो कीमत बाजार से बहुत कम होती थी। और अगर कोई मना करे तो? अगर कोई बुनकर मना करता या किसी और को अपना माल बेचने की कोशिश करता तो गुमाश्ता अपने सिपाहियों के साथ आकर उसे सजा देता था। बुनकरों का अपनी कला पर, अपने माल पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। ये तो जमीनी स्तर पर कंट्रोल करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। और बड़ी पॉलिसी के लेवल पर क्या चल रहा था? पॉलिसी के लेवल पर एक और शानदार चाल चली गई जिसे स्रोत वन वे फ्री ट्रेड कहते हैं। एक तरफा मुक्त व्यापार। सुनने में फ्री ट्रेड बड़ा अच्छा शब्द लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन ये ऐसा था कि मेरे घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आप आकर कुछ भी बेच सकते हैं, कोई टैक्स नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके घर कुछ बेचने आऊं तो दरवाजे पर ही मुझसे 70-80% टैक्स ले लिया जाएगा। तो फिर तो आपका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। कौन जीतेगा इस खेल में? ब्रिटिश माल भारत में बिना टैक्स के आता था और भारतीय माल पर ब्रिटेन में भारी टैक्स लगता था ताकि वो वहां बिक ही ना पाए। ये व्यापार नहीं था, ये एक तरफा लूट थी। बिल्कुल। इन आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का समाज पर क्या असर पड़ रहा था? जब लाखों लोगों का रोजगार छिनेगा तो जाहिर है सामाजिक उथल-पुथल तो मचेगी ही। और बहुत बड़ी उथल-पुथल मची। सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो लाखों कुशल कारीगर और बुनकर बेरोजगार हुए, उनके पास कोई दूसरा हुनर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? वो बेचारे वापस अपने गांव की तरफ भागे और खेती करने लगे। अचानक से खेती करने वालों की आबादी बढ़ गई, लेकिन जमीन तो उतनी ही थी, जिससे जमीन पर दबाव बढ़ा। बहुत ज्यादा। नतीजा हुआ कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, गरीबी बढ़ी और भुखमरी फैली। जो लोग कल तक हुनरमंद कलाकार थे वे अब दिहाड़ी मजदूर बन गए थे। उनकी कई पीढ़ियों की कला, उनका ज्ञान सब मिट्टी में मिल गया। और शहरों का क्या हुआ?
भारत का शहरी नक्शा ही बदल गया। सूरत, मुर्शिदाबाद और हुगली जैसे पुराने पारंपरिक व्यापारिक शहर, जो अपने कपड़ा व्यापार के लिए जाने जाते थे, हाँ, वो वीरान होने लगे। उनकी जगह नए शहर चमकने लगे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ऐसा क्यों? इन नए शहरों में क्या खास था? खास ये था कि ये शहर बंदरगाह थे और इन्हें अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया था। अपनी जरूरत मतलब? इनका मकसद भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल खींचकर जहाजों में लादना और ब्रिटेन भेजना था, और ब्रिटेन से तैयार माल उतारकर पूरे भारत में बांटना था। ये शहर भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र नहीं थे। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की एंट्री गेट थे। बिल्कुल सही। ये सब सुन के तो बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से भारत को दबाया और निचोड़ा जा रहा था। इन सब के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण भी थी? क्या भारतीयों ने इसका कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। सच में? हाँ। इतनी मुश्किलों और ब्रिटिश एकाधिकार के बावजूद 19वीं सदी के आखिर में कुछ भारतीय उद्यमियों ने हिम्मत दिखाई। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आधुनिक भारतीय उद्योग की नींव रखने वाले लोग थे। अच्छा, ये कौन लोग थे और उन्होंने ये किया कैसे, एक ऐसे सिस्टम में जहां सब कुछ उनके खिलाफ था? शुरुआती लोगों में द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोग थे, लेकिन असली लहर बाद में आई। इसमें पारसी, मारवाड़ी और कुछ दूसरे समुदायों के व्यापारियों ने बड़ा रोल निभाया। जमशेदजी टाटा जैसे दूरदर्शी लोग सामने आए। टाटा? उन्होंने एक बहुत होशियार रणनीति अपनाई। उन्होंने देखा कि कपड़े के व्यापार में मैनचेस्टर से मुकाबला करना फिलहाल नामुमकिन है, तो उन्होंने उन सेक्टरों में हाथ डाला जहां अंग्रेजों का सीधा दबदबा कम था। जैसे कि स्टील। टाटा ने जमशेदपुर में भारत की पहली बड़ी स्टील फैक्ट्री लगाई। कुछ ने शिपिंग में पैसा लगाया। बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे शहरों में भारतीय व्यापारियों ने अपनी सूती मिलें लगानी शुरू की। पर ये आसान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें ब्रिटिश बैंकों से लोन नहीं मिलता था, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और क्या उन्हें भारतीय लोगों से समर्थन मिला? बिल्कुल। इसी दौर में भारत में राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन की भावना भी बढ़ रही थी। बाय इंडियन सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आर्थिक हथियार बन रहा था। विदेशी कपड़ों की होली जलाना। हाँ, और स्वदेशी मिलों में बने कपड़े पहनना। इस भावना ने इन शुरुआती भारतीय उद्योगपतियों को टिके रहने में बहुत मदद की। ये दिखाता है कि इतने दमन के बावजूद भारत की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट वो जिंदा थी। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारत के लिए एक दोधारी तलवार थी, जिसने हमारी एक स्थापित, दुनिया भर में मशहूर निर्यातक अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक कच्चे माल के सप्लायर में बदल कर रख दिया। और ये अपने आप नहीं हुआ, ये एक सोची समझी राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया थी। बिल्कुल। वन वे फ्री ट्रेड से लेकर गुमाश्ता सिस्टम तक हर कदम भारत के उद्योगों को तोड़ने और ब्रिटेन के उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया था। और इसका असर सिर्फ हमारी जेब पर नहीं पड़ा, इसने हमारे समाज को बदला, हमारे शहरों को बदला और लाखों हुनरमंद कारीगरों को मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी अंधेरे में टाटा जैसे कुछ उद्योगपतियों ने उम्मीद के दिए भी जलाए, जिन्होंने आधुनिक भारतीय उद्योग की नींव रखी। ये एक बहुत जटिल कहानी है जिसके असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में महसूस किए जा सकते हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जरूर। स्रोत बताते हैं कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद शुरुआती भारतीय उद्योगपति सफल हुए। ये सोचने पर मजबूर करता है उन लोगों को एक ऐसे सिस्टम में अपना उद्योग खड़ा करने के लिए किस स्तर की जिद, होशियारी और हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी, जो सिस्टम बना ही उन्हें दबाने के लिए था। इसके बारे में सोचिएगा। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से और आसान भाषा में समझाया जाता है। इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। एक रिज्यूम, एक वीडियो,
कई मौके, Resume explanation video. क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। Hey.